हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक आपका हमारे चैनल पंकज एकेडमी ऑनलाइन पर स्वागत करता हूं। आप हमें फेसबुक पेज पंकज एकेडमी ऑनलाइन, टेलीग्राम पंकज एकेडमी ऑनलाइन और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको पीडीएफ और अदर क्विज़ आपको मिल जाएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर जैव प्रक्रम। देखिए, ये आपका 6th चैप्टर है, जैव प्रक्रम। क्या है इसके अंदर? देखो, हम जैव मतलब सजीव तथा अजैव निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं, ये हमें इसमें सबसे पहले पढ़ना है। यदि हमने कुत्ते को दौड़ते देखा है, गाय को जुगाली करते देखा है, में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखा है, तो हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, सजीव हैं। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि यह सजीव है? लेकिन हम यह मान कैसे जानेंगे? अगर हम इसको सजीव कहेंगे जब ये सो रहे होंगे तब भी, तो कैसे कहेंगे ये देखते हैं। हम उन्हें सांस लेते हुए देखते हैं और जान लेते हैं कि ये क्या है, सजीव हैं। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि ये सजीव हैं? वो तो चलते फिरते भी नहीं है, तो उनके बारे में कैसे जानेंगे? हम में से कुछ कहेंगे कि वे क्या हैं, हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती हैं, अलग रंग की भी क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं? उन पौधों को क्या हम सजीव नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। वे समय के साथ क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। दूसरे शब्दों में, हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों के बारे में विचार करते हैं। ये क्या है, वृद्धि संबंधी हो सकती है या अन्य गतियां हो सकती हैं। लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है, जिसमें वृद्धि दिखाई नहीं देती है, वो भी क्या है, सजीव होता है। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु उनमें विशिष्ट जो है गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, वे भी क्या हैं, सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन की परिभाषा के लिए पर्याप्त नहीं है। आ रही है बात समझ में? जरूरी नहीं है कि जो चलता फिरता अगर कोई दिख रहा हो, ठीक है, तो वो ही क्या हो, सजीव हो। उसके लिए क्या होगा, अगर वो चल फिर नहीं रहा है तो वो भी क्या होगा, सजीव हो सकता है, बशर्ते उसके अंदर क्या हो रही हो, आणविक गति हो रही हो। क्या हो रखी हो, आणविक गति होती रहनी चाहिए। ये आणविक गति क्या होती है, जो परमाणु है, ठीक है, जो अणु है उसके, उनके अंदर क्या होती है, गतियाँ होती रहनी चाहिए। उनको क्या कहेंगे हम, सजीव कहेंगे। यह आपने 9th क्लास में पढ़ा है, अणु, परमाणु, ठीक है। देखो आगे, अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियाँ आंखों से दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियाँ। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? बिल्कुल हाँ, ये आवश्यक है, ठीक है। इन्हीं से क्या होता है, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, ठीक है। जब हम यह प्रश्न हम किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो क्या उसका उत्तर सकारात्मक होगा? बिल्कुल होगा सकारात्मक। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है। जो वायरस होता है, जिसको क्या कहते हैं हम, विषाणु कहते हैं, जो वायरस होता है उसके अंदर क्या होती है, आणविक गति नहीं होती है। तो इन्हें क्या मानते हैं हम, निर्जीव मानते हैं। कब तक? जब तक ये शरीर के किसी भी शरीर के, चाहे वो जंतु हो, पादप हो या फिर मनुष्य हो, किसी भी सजीव के बाहर है और वृद्धि नहीं कर रहा है, तब तक इसको क्या कहेंगे हम, निर्जीव कहेंगे। जब ये किसी सजीव के अंदर प्रवेश कर जाएगा, प्रवेश करने के बाद अगर ये वृद्धि कर रहा है, ठीक है, जनन कर रहा है, तो इन्हें क्या कहेंगे हम, इनके अंदर क्या शुरू हो जाएगा, फिर आणविक गतियां शुरू हो जाएंगी और उस समय इसको क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। जब तक कि वे किसी कोशिका से संक्रमित नहीं करते हैं तब तक वो क्या है, आणविक गतियां नहीं होती हैं। अतः इसी कारण इस पर क्या हुआ, बना हुआ है, विवाद बना हुआ है कि ये क्या है, सजीव है या नहीं है। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट, जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक है, ये हमें देखते हैं। पूर्व के कक्षाओं में हम देख
चुके हैं कि सजीव की संरचना क्या होती है, सुगठित या सुसंगठित होती है। उनमें उत्तक हो सकते हैं, उत्तकों में कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है सजीव की, कोशिका होती है। ठीक है, कोशिका से क्या मिलते हैं, कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं, उत्तक मिलकर वो क्या बनाएंगे, तंत्र बनाएंगे, और तंत्र मिलाकर क्या बनाएंगे, पूरा शरीर बनाएंगे। ठीक है, ये जैसे उत्तक तंत्र भी कह सकते हो, उत्तक तंत्र के बाद में शरीर। तो इस तरीके से हमें जानना है कि कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगी, उत्तक बनाएंगे, उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे, एक तंत्र बनाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। ठीक है, इस संरचना में ये टूटने लगती है। यदि व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को क्या होती है, अगर हमारे क्या चोट लग जाती है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारे शरीर में विघटन हो गया, चोट लग गई है। तो अगर हम इस चोट को क्या होगा, हमारा शरीर मरम्मत नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारी जो हो गया मृत्यु हो सकती है। ठीक है, मृत्यु हो सकती है, लेकिन हमारा शरीर क्या करता है, उसको मरम्मत करता है। तो जीवों को क्या है, जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती है। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण के प्रक्रम कौन से हैं, जो हम देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम ही क्या है। तो जैव प्रक्रम क्या है, देखो, जीवों के अनुरक्षण का कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे होते। जब हम सो रहे होते हैं तो हम कोई कार्य थोड़ी कर रहे होते हैं, तब भी हमारे शरीर में अनुरक्षण का कार्य चलता रहता है। अथवा कक्षा में बैठे हों उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। आ रही बात समझ में? तो क्या समझ में आया, किसे कहते हैं कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से सभी को मिलाकर अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि क्षति तथा टूट फूट को रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। यह ऊर्जा कहाँ से आएगी, यह अगर कोई शरीर है तो उस शरीर के बाहर से ऊर्जा आएगी। ठीक है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस प्रक्रम के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या समझ में आया? ये बताना चाह रहा है कि जो एक प्रक्रम है जैव प्रक्रम, वो कौन सा है, पोषण है। तो उसकी परिभाषा इन्होंने बताई कि अगर किसी सजीव में ऊर्जा आएगी तो वो कहाँ से आएगी, शरीर के बाहर से आएगी। उसका स्रोत क्या है, शरीर के बाहर होगा। तो इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यह हमें याद होना चाहिए। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, बात समझ में आई? अगर शरीर में वृद्धि हो रही है तो ऐसा थोड़ी है कि अंदर ही अंदर सामान बढ़ते रहेंगे। इसको कच्ची सामग्री हमें क्या की होगी, बाहर से चाहिए होगी। जैसे एक फैक्ट्री होती है, ठीक है, एक फैक्ट्री चाहिए तो उसके अंदर क्या होगा, फैक्ट्री का अगर कपड़ा बना रहे हैं तो क्या चाहिए हमें, कपास चाहिए होगा। तो कपास क्या है, फैक्ट्री के अंदर थोड़ी पैदा हो रहा है, वो खेतों से लाया जाएगा। ठीक है, तो ये खेतों में उगा हुआ कपास है, इसको काट पीट के कहाँ लाएंगे, हम फैक्ट्री के अंदर लाएंगे। तो सेम चीज़ है कि हमारा जो शरीर है उस शरीर के अंदर थोड़ी अगर वृद्धि अगर करनी है हमें, तो क्या है,
हमें बाहर से कुछ ऊर्जा या जो है पदार्थ लेने होंगे, जिससे क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा निर्मित हो सके और शरीर में वृद्धि हो सके। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। ये हमें याद रहना चाहिए कि पृथ्वी पर जो है अधिकांश खाद्य पदार्थ कैसे होते हैं, कार्बन आधारित होते हैं, जिनके अंदर क्या होगा, कार्बन अणु पाया जाएगा। ठीक है, ये हमें पता रहना चाहिए बेटा। चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिसे अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। ठीक है, यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। ये जो ऊर्जा है वो हमें क्यों चाहिए, ये ऊर्जा हमें क्यों चाहिए, क्योंकि आणविक गतियों के लिए और विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण के लिए, ठीक है, तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। आगे बात समझ में। अब देखिए आगे, इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक क्या होती है, श्रृंखला चलती है। ठीक है, जैसे उपचयन या अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। तो बाहर से क्या होगा, ऑक्सीजन भी कहाँ से आएगी, जो जीव है उसके शरीर के बाहर से आएगी। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन का उपयोग करना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। आ रही है बात समझ में। पोषण की बात हमने कर ली, पोषण से हमने ऊर्जा ले ली, और अब बात आ रही है श्वसन की। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना पहला पॉइंट हो जाना चाहिए, तथा कोशिकीय की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन से, ठीक है, खाद्य स्रोत का जो विघटन है वो, उसका उपयोग क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन को ग्रहण करना, साथ में जो खाद्य स्रोत का विघटन करना, ठीक है, जिससे क्या मिलेगी, हमें ऊर्जा मिलेगी। तो ये दोनों पॉइंट मिलाकर क्या बनता है, श्वसन की परिभाषा बनती है। एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण की क्या रहती है, संपर्क में रहती है। जैसे हम जानते हैं कि क्या है, अमीबा होता है। अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। तो ये क्या है, पूरे पर्यावरण में क्या होता है, इसकी जो सतह है वो पर्यावरण के क्या होती है, कांटेक्ट में रहती है, संपर्क में रहती है। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, या फिर जो वर्ज्य पदार्थ मतलब वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ हैं के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये सीधा ही पर्यावरण को क्या करते हैं, या तो अगर उत्सर्जी पदार्थ हैं तो उनको क्या करते हैं, त्याग देंगे, और क्या होगा, अगर इनको भोजन लेना है तो ये शरीर में क्या होगा, जो बाहरी पर्यावरण है, ठीक है, उस कोशिका के बाहरी पर्यावरण से सीधे ही क्या लेंगे, अंदर ले लेंगे। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। अब ये तो हो गई एक कोशिकीय जीवों की बात। अब हम देखते हैं बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, क्या सेम हम भी ऐसा ही करते हैं क्या। तो बहुकोशिकीय जीवों में ऐसा नहीं देखने को मिलता। देखिए देखो, लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता जाता है, बहुकोशिकीय जीवों का जो शारीरिक संगठन है वो बहुत ज़्यादा जटिल होता है, तो भी क्या हम इसी प्रकार से अमीबा के जैसे भोजन का ग्रहण करेंगे क्या, बिल्कुल हम वैसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती हैं, अतः
साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो जो अमीबा अगर बाहर से अगर क्या ले रहा था, भोजन ले रहा था और अंदर से भोजन को बाहर त्याग रहा था, इसे प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? विसरण कहते हैं। तो यहाँ आपको बताने की कोशिश की गई है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विसरण जो है बहुकोशिकीय जीवों में पर्याप्त पोषण के लिए पर्याप्त है क्या, तो बिल्कुल आपको बताना है कि ये पोषण के लिए पर्याप्त प्रक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने पर्यावरण या अपने आसपास के पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहती है। अतः विसरण क्या होगा? सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर पाएगा। आगे बात समझ में? नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? वहाँ पे जो कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी और वो कोशिकाएं मर जाएंगी। तो ये जो है बहुकोशिकीय जीवों में विसरण द्वारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा फिर? इसके लिए अलग से प्रक्रिया है, वो अभी ये देखेंगे हम। पहले भी हम देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न अंग क्या होते हैं? विशिष्टीकृत होते हैं। ठीक है, हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। अतः इनमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। तो देखिए, हमें समझ में आ जाना चाहिए कि बहुकोशिकीय जीवों में अब 9th क्लास में पढ़ते हुए आते हैं कि कोशिका है, कोशिका से ऊतक है, ऊतकों से क्या बनते हैं? अंग तंत्र बनते हैं। ठीक है, तो सेम हमें याद रखना है यहाँ पर भी कि भोजन तथा ऑक्सीजन का जो अंतर्ग्रहण है या ऑक्सीजन को अंदर लेना है, वो भी कौन होगा? एक विशिष्ट ऊतक द्वारा ही किया जाएगा। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। ये कौन सी? यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होगी। ठीक है भाई, एक बात हमें याद रखनी है कि एक विशिष्ट ऊतक जो है शरीर का, वो क्या करेगा? भोजन को अंदर लेगा। ठीक है, और एक विशिष्ट ऊतक ही क्या करेगा? जो है गैस है, मतलब ऑक्सीजन है, उसको क्या लेगा? शरीर के अंदर लेगा। लेकिन हमें याद रखना है कि शरीर की सभी कोशिकाओं को आवश्यकता होगी। किसकी? भोजन की भी आवश्यकता होगी और ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होगी। तो इन आवश्यकता या इस आवश्यकता की पूर्ति किस तरीके से की जाएगी, वो देखते हैं। ये भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक क्या होगा? वहन तंत्र की भी आवश्यकता होगी। जहां हमने क्या लिया? भोजन ले लिया और क्या ले लिया? गैस भी ले ली। इसको पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए क्या होगा? एक वहन तंत्र, मतलब ट्रांसपोर्ट जो है सिस्टम भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद हो तो हम क्या कहते हैं? रक्त जो है इसी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही काम करता है, जो भोजन और गैसों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। ठीक है, 9th क्लास का थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उप उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि क्या होते हैं? हानिकारक भी हो सकते हैं। तो देखो, हमने क्या ले लिया? भोजन ग्रहण कर लिया, साथ में क्या है? श्वसन भी हो गया। अब इन दोनों प्रक्रियाओं के बाद क्या होगा? कुछ उप उत्पाद बनेंगे जो क्या होंगे? शरीर के लिए हानिकारक भी होंगे और शरीर के लिए अनुपयोगी भी होंगे। मतलब शरीर के कोई काम भी नहीं आएंगे और शरीर को हानि भी पहुंचाएंगे। उन जो पदार्थों को क्या करना है? शरीर से बाहर त्याग करना है। उसी त्याग करने के लिए हमारे शरीर में क्या होगा? एक प्रक्रम होगा, उसको क्या कहते हैं हम? उत्सर्जन कहेंगे। ठीक है, हमने पोषण भी पढ़ लिया, श्वसन भी पढ़ लिया, ठीक है, वहन तंत्र भी पढ़ लिया। अब आ गया है उत्सर्जन। देखिए, इन अपशिष्ट उत्पादों को
शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है और इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। आगे बात समझ में, जिस प्रक्रम द्वारा शरीर के उत्पाद जो अनुपयोगी तथा हानिकारक होते हैं, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? हम उत्सर्जन कहते हैं। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक क्या होगा? पाया जाएगा। अगर हम जानते हैं कि भाई हर जो है कार्य के लिए क्या होगा? एक विशिष्ट ऊतक पाया जाता है बहुकोशिकीय जीवों में, तो उत्सर्जन के लिए भी क्या होना चाहिए? अलग कार्य है तो अलग ऊतक होना चाहिए। यही हम यहाँ हमारे यहाँ पे कहा जा रहा है आवश्यक। देखो, इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुँचाने की होगी। शरीर में क्या बने? उत्सर्जी पदार्थ बने और यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पहुँचाना है उसको? शरीर में बनने के बाद उत्सर्जी अंगों तक पहुँचाना है, ठीक है, या उत्सर्जी जो तंत्र है वहाँ तक पहुँचाना है, ऊतक है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ऊतक या तंत्र या अंग, ठीक है, वहाँ तक पहुँचाना है। तो ये कौन करेगा? वहन तंत्र, ठीक, ये हमें याद रखना है। आइए हम जीवन के अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक करके विचार करते हैं। देखिए, तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्या हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि जीवन का अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक प्रक्रम कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं पहले तो हमें ये पता रहना चाहिए। तो अभी हम पढ़ते हुए आए हैं। देखो, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? पोषण। दूसरा क्या पढ़ा हमने? श्वसन। तीसरा क्या पढ़ा हमने? उत्सर्जन, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने? वहन तंत्र। वहन तंत्र, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये सब चीज़ें याद रखनी है। देखिए, अब हमारे बहुकोशीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण क्यों अपर्याप्त है? अब हमारे बच्चे बता सकते हैं आराम से कि क्यों अपर्याप्त है। क्योंकि शरीर बहुकोशिकीय जीवों का जो प्रत्येक कोशिका पर्यावरण के डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहती है, ठीक है, नहीं रहती है, तो उन कोशिकाओं में विसरण नहीं हो पाएगा और उनमें भोजन तथा ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी और वो कोशिकाएं मर जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो बहुकोशिकीय जीवों में विसरण इसलिए अपर्याप्त होता है। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो हम इसके लिए किसका उपयोग करेंगे? गति का, ठीक है। गति दोनों प्रकार की हो सकती है, बाह्य गति, ठीक है, और आणविक गति। आणविक गति, आ रही है बात समझ में? तो बाह्य गति जो है आंखों से देखी जा सकती है, ठीक है, जैसे चलने फिरने वाली, ठीक है, कोई चलता फिरता जानवर दिख रहा है, मनुष्य दिख रहा है, ठीक, ये दिख सकती है। और क्या हो सकता है इसमें? बाह्य गतियों में देखो, जो मूवमेंट है वो दिख सकता है, वृद्धि है वो दिख सकती है, ठीक है, शरीर में वृद्धि हो रही है वो भी दिख सकती है, ठीक। लेकिन आणविक गतियाँ हमें आँखों से नहीं दिखती है, ठीक है, जिसमें क्या होगा? अणु क्या करते हैं? स्वयं भी गति करते हैं। अगर आणविक गति हो रही है और जिस सजीव में बाह्य गति नहीं हो रही है और वहाँ आणविक गति प्रेजेंट है, तो भी क्या है? वो सजीव है, ठीक है, याद रखना है हमें। तो गति क्या है? सर्व महत्वपूर्ण इसमें मापदंड है। अब देखिए आगे, किसी सजीव द्वारा किन कच्ची पदार्थ जो सामग्रियों का उपयोग किया जाएगा? तो देखिए कौन कौन सी कच्ची पदार्थ हम यूज करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम क्या रखें? कार्बनिक पदार्थ लेते हैं। भोजन में ऊर्जा के रूप में कार्बन जो है कार्बनिक
पदार्थ हम काम में लेंगे, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो सब क्या है, कार्बनिक पदार्थ हैं। दूसरा क्या लेंगे हम, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ठीक है। और क्या चाहिए होता है हमें, ऊर्जा के लिए क्या चाहिए होगा, सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होगी, जो क्या होते हैं, स्वपोषी जीव होते हैं उनको। तो अब स्वपोषी जीव हो गए, उनको क्या चाहिए होगा, सूर्य का प्रकाश चाहिए होगा, और उन्हीं से क्या बनेंगे, फिर कार्बनिक पदार्थ बनेंगे। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से हमें क्या चाहिए होते हैं, कच्चे पदार्थ या कच्चे सामग्रियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं आगे, फोर्थ क्वेश्चन, जीव के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो यहाँ सेम है, कौन कौन से हैं, पोषण, ये सब यहाँ ये जो मैंने किया था वो का वो क्वेश्चन है। फिर श्वसन और वहन तंत्र और उत्सर्जन, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, आवश्यक प्रक्रम है। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं पोषण। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे अब कि पोषण क्या है, ठीक है। विभिन्न जीवों में पोषण के अन्य के क्या तरीके होते हैं, किस तरीके के पोषण होता है। जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। उस स्थिति में भी जब कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे होते हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम सो रहे होते हैं तो भी हमारे शरीर में अगर कुछ विघटन हो रहा होता है तो उसका भी क्या होता है, हमें मरम्मत या अनुरक्षण करने की आवश्यकता होती है। देखिए, वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से सभी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जब हम खाते हैं वह क्या कहलाता है, भोजन होता है। आ रही है बात समझ में। तो भोजन क्या है, वह ऊर्जा का स्रोत है जो हम बाहर से खाते हैं। आ रही है बात समझ में। देखिए अब क्या है, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता क्या है, समान है, ठीक है। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता क्या है, समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों द्वारा होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल जो है पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। क्या क्या लिया उन्होंने, CO2 ली, जल ले लिया, और क्या लिया, जो है सूर्य का प्रकाश लिया। आ रही बात समझ में। तो सूर्य का प्रकाश, इनकी उपस्थिति में अगर कोई अपना भोजन बना रहा है, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम स्वपोषी कहते हैं। आ रही बात समझ में। जिनमें इसमें कौन कौन से आएंगे स्वपोषी में, सभी हरे पादप या पौधे तथा कुछ जीवाणु। आ रही बात समझ में। तो सभी हरे पादप और साथ में कुछ जीवाणु। आ रही बात समझ में। तो ये क्या हैं, सारे के सारे स्वपोषी जीव हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना भी अनिवार्य है ताकि ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में क्या हो, प्रयुक्त हो सकें। आ रही है बात समझ में। तो वृद्धि और जो उसके अनुरक्षण है उसमें क्या हो सकते हैं, प्रयुक्त हो सके, उसके लिए तो उसको तोड़ना भी पड़ेगा। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरकों का क्या करता है, उपयोग करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइमों की परिभाषा अगर कोई पूछे आपसे कि एंजाइम क्या है, तो हमें याद रखना है कि शरीर में जटिल पदार्थों को तोड़कर सरल पदार्थों में बदलने की जो प्रक्रिया है उसके लिए आवश्यक जैव उत्प्रेरकों को क्या कहते हैं, हम एंजाइम कहते हैं। समझ गए बात को। तो एंजाइम की आपको परिभाषा भी याद रखनी है। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। आ रही बात समझ में कि जो विषमपोषी हैं
विषमपोषी हैं वो क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं, ये निर्भर करते हैं हमेशा स्वपोषियों पर। क्यों? क्योंकि शरीर जो है अकार्बनिक पदार्थों से अगर कोई ऊर्जा को अकार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा को अगर कोई बदलता है तो वो कौन होते हैं, स्वपोषी होते हैं। इन्हीं स्वपोषियों में जो द्वारा जो ऊर्जा बदली गई है उसी को उपयोग कौन करता है, विषमपोषी करते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार से विषमपोषी जीवों में सम्मिलित होते हैं। तो इनके उदाहरण भी आपको याद रखना है कि सभी तो जंतु क्या होंगे, विषमपोषी होंगे, और कवक भी क्या होंगे, विषमपोषी जीव होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वपोषी पोषण क्या होता है। ठीक है, देखिए अब क्या है। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक है, तो वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। अब देखो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि भाई देखो CO2 प्लस H2O, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जो जल है ये तो क्या हो गए, कच्चे पदार्थ हो गए। सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में और क्या होना चाहिए वहाँ पर, क्लोरोफिल भी होना चाहिए। ठीक है, क्लोरोफिल भी होना चाहिए। तो सूर्य की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होगा, पर सूर्य के प्रकाश को CO2 और H2O मिलकर क्या बना देंगे, क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देंगे। आ रही है बात समझ, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित, ये कार्बोहाइड्रेट ही क्या करेंगे, आगे ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता रहना चाहिए। इसमें क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थों से जो क्या बनाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ बनाए जाते हैं। अब देखो कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे ये कैसे होता है, तो आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन देखो जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड या स्टार्च, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, स्टार्च भी बोलते हैं। ठीक है, स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह अगर आपसे कोई पूछे कि पादपों में, ठीक है, पादपों में संचित जो भोजन होता है वो किस रूप में होता है, ठीक है, तो भोजन जो संचित रहता है बॉडी में, इन प्लांट्स की बॉडी में, तो वो कैसे होता है, स्टार्च के रूप में होगा या फिर मंड। इसको क्या कहते हैं, या तो स्टार्च बोल दो या मंड बोल दो। तो याद रखना है हमें, संचित भोजन किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधों द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। और संचित है मतलब स्टोर करके रखा हुआ है, तो ये जब पौधे को ज़रूरत पड़ेगी तब वो क्या करेगा, अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको उपयोग करेगा। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है, हमारे द्वारा खाए गए, ठीक है, यानी जंतुओं द्वारा, ठीक है, जंतुओं में मानव और जो बाकी जानवर हैं वो सारे इसमें शामिल होते हैं। तो जंतुओं द्वारा भोजन में व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में भी किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो आपसे पूछे कि जंतुओं में जो भोजन संचित होता है वो किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यह आपको क्या दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण की जो है अभिक्रिया दी गई है कि 6CO2, ठीक है, प्लस 12H2O क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोल रहे थे। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, C6H12O6 जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। और साथ में क्या बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी और जल। ठीक है, तो 6H2O भी बनेगी। अब देखते हैं आगे।
ये आपको इधर डायग्राम दे रखा है, तो वो कौन सा डायग्राम दे रखा है? प्रकाश संश्लेषण का डायग्राम दे रखा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में क्या क्या काम आती हैं। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है, ये हमें पता होना चाहिए कि क्या है, लीफ है। ठीक है, 9th में पढ़ के आए हम आराम से अच्छे से। तो ये क्या है, लीफ है, पत्ती है, जिसके अंदर क्या है, ये बाकी सारी चीज़ें दे रखी है, उससे हमें कोई ज़्यादा विशेष नहीं होना चाहिए। हमें जो है यहाँ पे पढ़ने वाली जो चीज़ है वो हरित लवक है, जिनको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इन्हीं हरित लवकों के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। आ रही है बात समझ में? ये जो क्लोरोफिल होगा वही क्या काम करेगा, वही क्या काम करेगा, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगा। ये कहाँ है, पत्तियों के अंदर पाया जा रहा है। आ रही है बात समझ में? देखिए अब आगे, अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हैं 3 घटनाएं जो होंगी मुख्य रूप से होगी। क्या होगा कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। सबसे पहले क्या होगा कि प्रकाश की जो ऊर्जा आ रही है उसको अवशोषण करना। ठीक है, अवशोषण करना। अवशोषण कौन करेगा? तो जो क्लोरोफिल है वो करेगा। ठीक है, दूसरा क्या करना है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, और क्या होगा साथ में, इसमें जल के जो अणु हैं उनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित करना। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ठीक है, इनका किस में अपचयन होगा, लास्ट में तीसरे स्टेप में CO2 प्लस कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट। देखिए अब यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद एक हो। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार क्लोरोफिल ने क्या किया, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया तो उसके जस्ट बाद में ही दूसरा स्टेप चालू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, जो क्या है, मरुद्भिद पौधे होते हैं। मरुद्भिद पौधे कौन से होंगे, जो मरुस्थल में पाए जाएंगे। मरुस्थल क्या होगा, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होगी। आ रही है बात समझ में? तो मरुद्भिद पौधे आपसे पूछे तो बता देना आज को, जहाँ जो बहुत कम क्या है, जिनको पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ क्या होगा, बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो क्या होगा, रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और एक मध्यस्थ उत्पाद बना लेते हैं। ठीक है, दिन में पौधे जो क्या है, दिन में क्लोरोफिल क्या करेगा, ऊर्जा को अवशोषण करेगा और अंतिम उत्पाद बनाता है। ठीक है, और ये इस तरीके से क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ये क्या करेंगे, CO2 जो गैसों का आदान प्रदान करने के लिए क्या होगा, जो इनके रंध्र होते हैं इनको खोलेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर वाष्प या कहेंगे पानी की भी क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, वाष्प बनकर उड़ जाएगा। तो ये क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना होता है तो कब करते हैं, रात्रि में करते हैं। आ रही बात समझ में? दिन में जो है पौधा क्या करेगा, प्रकाश को क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल जो ऊर्जा को, क्लोरोफिल से ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाएगा। समझ गए बात को? तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक स्टेप इतना होना ज़रूरी ही है। अब देखिए आगे हम देखें कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। ठीक है, तो जो घटक हमने देखे वो किस प्रकार से आवश्यक हैं वो देखते हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो पत्ती की अनुप्रस्थ काट का एक सूक्ष्मदर्शी अवलोकन जो आपको जो डायग्राम दे रखा है वो देखेंगे तो कुछ पत्तियों में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु क्या हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इनमें क्लोरोफिल भरा होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी देखेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। आपसे पूछ ले कि एक ऐसा एग्जाम्पल दो या एक उदाहरण सहित समझाओ कि
प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका क्या है, या होती है या नहीं होती है। तो ये अगर आपको उदाहरण देकर समझाना हो तो ये आपको ये एक्टिविटी या क्रियाकलाप बताना होता है। देखिए, सबसे पहले क्या लेंगे हम, एक ऐसे प्लांट की जो है लीफ, पत्ती लेंगे जिसमें क्या हो, दो अलग अलग रंग दिख रहे हो, ठीक है, जिसमें हरा भी दिख रहा हो और अलग से ये थोड़ा लाइट ग्रीन दिख रहा हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन हरा दिख रहा है और यहाँ पे थोड़ा कम हरा दिख रहा है। इस तरीके से अगर कोई प्लांट की जो लीफ है, पत्ती है, उसको हम लेंगे तो कौन कौन से पौधे ले सकते हो आप, मेनली मनी प्लांट ले सकते हो और क्रोटन ले सकते हो, ठीक है। पौधे को क्या करना है, हमें 3 दिन अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण जो स्टार्च है, देखो अंधेरे में रखने से क्या होगा, सूर्य का जो प्रकाश है वो नहीं मिलेगा। सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था कि पौधों में जो संचित पदार्थ है, संचित खाद्य पदार्थ है, वो किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। आ रही है बात समझ में, स्टार्च के रूप में होता है। अगर स्टार्च के रूप में होता है तो हमें और भी अच्छे से याद रहना चाहिए कि अगर जब तक ही संचित पदार्थ है तो पौधा अपना जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो उससे पूर्ति करता रहेगा। हमने क्या किया, 3 दिन तक उसको अंधेरे कमरे में रखा तो जिससे क्या हो, सारा का सारा स्टार्च उपयोग में हो जाए। आ रही है बात समझ में। देखिए आगे, अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में वापस रखना है। पौधे की एक, तो हमने जो सारा स्टार्च था वो ख़त्म कर दिया, उसके बाद में क्या किया, उसको वापस 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखा। पौधे से क्या कर दिया हमने, एक पत्ती तोड़ ली, इसमें हरे भाग को अंकित करिए तथा उन्हें एक कागज़ पर ट्रेस कर लीजिए। हमने क्या देखा कि ये जो इस तरीके से हमने एक छापा बना लिया, एक किसके ऊपर, कागज़ पर, कि इसमें हरे जो पॉइंट है वो कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। एक ऐसा कागज़ ले लेंगे हम। अब देखिए, कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते हुए पानी में डाल देना है, ठीक है। कहाँ डाल देना है, उबलते हुए पानी के अंदर। इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबा देना है। तो सबसे पहले करना क्या है, उबलते हुए पानी में डालना है, फिर अल्कोहल से भरे हुए बीकर में डाल देना है। अब देखो, बीकर को सावधानी से जल ऊष्मक में रखकर तब तक गर्म करिए जब तक कि अल्कोहल उबलने लगे। अब अल्कोहल में भी डुबाकर क्या करना है, उसको उबालना है। अब देखिए, ये सब कुछ हमने कर दिया। उसके बाद क्या होगा, अब हमें देखना है कि पत्ती के रंग का क्या होता है, क्या विलयन का रंग कैसा हो जाता है, ठीक है। अब जो है कुछ मिनट के लिए पत्ती को क्या करेंगे हम, अब यहाँ से निकाल कर क्या करेंगे हम, जो है आयोडीन जो है उसके तनु विलयन, ठीक है, आयोडीन के तनु मतलब डाइल्यूट जो सॉल्यूशन है उसका, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको डुबो देंगे। आ रही है बात समझ में। डाइल्यूट जो सॉल्यूशन है, तनु विलयन है, उसके अंदर हमें क्या करेंगे, इसको डुबो देंगे। तो क्या होगा, अब पत्ती को क्या करना है, बाहर निकालिए और आयोडीन से धो लीजिए, ठीक है। अब देखो क्या होगा, पत्ती के रंग का अवलोकन करना है। अब जो हमने शुरू में क्या ली थी, ग्रीन जो प्लांट जो लीफ ली थी, पत्ती ली थी, अब उसका जो इसको आयोडीन में से निकालने के बाद उसका रंग होगा वो कैसा होगा, इस तरीके का होगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में पढ़ा भी होगा कि आयोडीन टेस्ट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, आयोडीन टेस्ट कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, स्टार्च टेस्ट कहते हैं, ठीक है। देखो तो इसमें क्या होगा, तो कैसी हो जाएगी, कलर नीले रंग की हो जाएगी, ठीक है। आयोडीन टेस्ट में क्या होगा, अगर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है तो वो जो है किस रंग का हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा। तो ये जो क्या होगी, पत्ती जिस जिस जगह पर ग्रीन कलर जो है पेच बने हुए थे तो वहाँ पर क्या होगा, ये नीले रंग की हो जाएगी। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या बना था, हमने 6 घंटे इसको क्या रखा था, 6 घंटे प्रकाश में रखा था। 6 घंटे प्रकाश में रखने पर क्या बना, यहाँ पर स्टार्च बना, या फिर यहाँ कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बना। वो कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट जो है आयोडीन से नीले रंग में परिवर्तित हो गया, ठीक है। ये हमें याद रखना है यहाँ पर। अब देखते हैं एक और, ये रंध्र कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, ठीक है, इनकी क्या क्या भूमिका है।
ये भी देख लेते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ी हुई है 9th क्लास के अंदर कि रंध्र की। ये क्या है, द्वार कोशिकाएं हैं। ठीक है, बीच में क्या है, रंध्र है, और ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहे हैं ये क्या है, हरित लवक हैं। ठीक है, और ये क्या है, ओपन खुला हुआ क्या है, रंध्र है, और ये क्या है, बंद। खुले हुए रंध्र में से क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा। ठीक है, और यहाँ नहीं होगा। देखिए अब आगे क्या है, जो है पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। लेकिन यह जानना आवश्यक है कि गैस जो है, गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। आ रही है बात समझ में? तो कहाँ कहाँ से, तने से भी, जड़ से भी और पत्तियों की सतह से भी होता है। ठीक है, इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। भाई ये तो हमें अभी देखा था जब मरुस्थलीय जो पौधे देखे थे, मरुद्भिद पौधे देखे थे। ठीक है, तो वहाँ भी हमने ये चीज़ अभी देखी थी कि इनसे सिर्फ गैस ही थोड़ी जाएगी, यहाँ से क्या होगा, वाष्प जल जो है, पानी है, वो वाष्प बनकर उड़ेगा भी, तो जल की हानि भी होगी। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा इन छिद्रों को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, ताकि अनावश्यक रूप से क्या हो, जल की हानि नहीं हो। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं के का एक कार्य है। तो आपको पूछा जाए कि रंध्रों को बंद करने और खोलने के लिए कौन सी कोशिकाओं का जो है उत्तरदायित्व होता है, तो वो या कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं, तो द्वार कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं। ठीक है, और रंध्र जो है, छिद्र खुल जाता है। ठीक है, जब द्वार कोशिकाएं फूली हुई होती है, द्वार कोशिकाएं फूली हुई होगी तो हमें याद रखना है रंध्र क्या होगा, खुला हुआ होगा। ठीक है, और अगर ये क्या हो, सिकुड़ी हुई हो, ठीक है, सिकुड़ी हुई हो तो रंध्र कैसा होगा, बंद होगा। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और डायग्राम दे रखा है, ये हम अभी एग्जाम्पल पढ़े, ये पूरा एक्टिविटी पढ़ेंगे। इसमें क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, के साथ अब देखो सबसे हमने गमले में एक प्लांट पौधा लेंगे। ठीक है, और क्या किया हमने, एक बेल जार से उसको क्या कर दिया, ढक दिया। ठीक है, ये हमने ढक दिया इसको, और क्या किया, यहाँ पे एक जो है छोटे बर्तन में क्या रख दिया हमने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, या फिर वॉच ग्लास में हमने क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया। ठीक है, देखो एक में तो हमने क्या किया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रखा है, और एक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा है। ठीक, देखो ये क्या है एग्जाम्पल, ये जो एक्टिविटी है इसमें क्या है, लगभग समान आकार के 2 गमले लेंगे और उनमें पौधे, एक एक पौधा लगा हुआ होना चाहिए। 3 दिन तक उन्हें अंधेरे कमरे में रखना है। ठीक है, ताकि उसमें से क्या हो जाए, स्टार्च ख़त्म हो जाए। ठीक, अब प्रत्येक पौधे को अलग अलग जो है कांच पट्टिका पर रखिए। ठीक है, एक पौधे के पास वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये क्या होगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बताना है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। जो उस बेल जार के अंदर जब हमने देखा कि ये क्या था, हमने कांच के जो है बर्तन से हमने ढक दिया इसको। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, गमला है, ये इसमें क्या लगा हुआ है, प्लांट लगा हुआ है। ठीक, तो हमने इसको ढक दिया। एक में तो क्या रखा हमने, वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है, और एक में नहीं रखा है। जिसमें रखा है उसमें क्या होगा कि ये क्या करेगा, CO2 गैस को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा। और जिसमें नहीं रखा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहेगी और इकट्ठी होती रहेगी। दोनों पौधों को अलग अलग बेल जार से ढक देंगे। जार के तले को सील करने के लिए कांच की पट्टिका पर क्या लगा देंगे, हम वैसलीन लगा देंगे। यहाँ पे जो है कुछ कोने हैं, वहाँ पर क्या लगा देंगे, वैसलीन लगा देंगे, ताकि क्या हो, जो हवा है, ठीक है, फ्रेश एयर है, वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाए कहीं भी से भी। लगभग 2 घंटों के लिए पौधे को क्या रखना है, अब सूर्य के प्रकाश में भी रख देना है।
प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़नी है तथा उपरोक्त क्रियाकलाप की तरह उसमें क्या लगाना है, हमें स्टार्च टेस्ट करना है। जब हम स्टार्च टेस्ट करेंगे तो क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में जो है स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, और इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? देखिए, हम निष्कर्ष देखो यहाँ देखेंगे। उपरोक्त दो क्रियाकलापों के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है? तो ये तो क्या है, सीधी सी बात है कि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। हम क्या करेंगे, ऐसा क्रियाकलाप भी कर सकते हैं जिसके अंदर पता चले कि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, पौधे को सीधा कहाँ रखेंगे? अंधेरे कमरे में ही रखेंगे। ठीक है, पहले 3 दिन रखे थे, अब की बार 6 दिन रख देंगे। वहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे इसको? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तब भी क्या होगा, वहाँ पर वापस जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो क्या नहीं होगा, एक को हमने सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, एक को अंधेरे में रखेंगे। तो जिसमें हमने सूर्य के प्रकाश में रखा होगा वो आयोडीन टेस्ट क्या देगा? पॉजिटिव देगा। आ रही है बात समझ में? उसमें आयोडीन टेस्ट मतलब जो पत्ती का रंग है वो कैसा आएगा? नीला आएगा। और जिसको अंधेरे में रखा था वहाँ पर नीला नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। इससे हमें क्या पता चला कि जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो अगर ज़्यादा होती है, सांद्रता ज़्यादा होती है, तो वहाँ क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा या फिर कम होगा। ठीक है, याद रखना है हमें। अब तक हम ये चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, अन्य जो पदार्थ हैं भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है पौधे डायरेक्ट उपयोग नहीं करते हैं। ठीक, इसलिए क्या करते हैं, ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो हैं जिनका जैसे नाइट्रेट हैं, इसके रूप नाइट्राइट इसके रूप में ये क्या करेंगे, पौधे उनका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण क्या है। ठीक है, देखिए, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैप्टर से संबंधित सभी क्वेश्चंस और PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे चैनल टेलीग्राम पंकज एकेडमी ऑनलाइन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।